नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री का कई चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर था। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे मैं ला दिया हूं। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं तो अच्छे से दिखेगा। जी हाँ, देख सकते हैं चैप्टर का जो नाम है वो पहला चैप्टर चल रहा है। आज लास्ट वीडियो है, 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो रहा है चैप्टर। परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन एवं अम्ल, क्षार और लवण। एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 और 4, 4 चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। जितने भी पुराने क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ चुके हैं PYQs, वो सारे हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग इसी चैप्टर का मॉडल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आसानी से आप तक पहुंच सके। आज के सेशन के जो भी क्वेश्चन है, अब चलिए मैं शुरुआत करता हूं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूं ताकि क्लियरली आपको सारे क्वेश्चन आपके सामने दिखे। पहला प्रश्न है, जो भी जवाब आप जानेंगे जरूर देते चलेंगे। एक यौगिक के संदर्भ में कंपाउंड, यौगिक का मतलब क्या, कंपाउंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव बताना है, नकारात्मक इसमें बात बताना है। तो पहला सही बात है, यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, ये सही है। दूसरा भी सही है कि पृथक्करण की भौतिक विधियों द्वारा यौगिक के अवयव तत्वों को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी भौतिक तरीका से, फिजिकल मेथड द्वारा आप उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों बात सही है। तो यहाँ पूछा तो है निगेटिव बात, तो ये दोनों आंसर नहीं हो पाएगा। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें लिख दिया है कि यौगिक में उसके अवयव तत्वों के भौतिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं। भौतिक गुणधर्म नहीं, केमिकली, रासायनिक जो बोला जाता है, रासायनिक गुणधर्म विद्यमान हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। तो पहला का आंसर आपने समझ गया, ये गलत है। ये न्यूमेरिकल्स है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 का बी नंबर। ठीक है, 2 का बी हो जाएगा। और इसका जो सॉल्यूशन है ये आप PDF से प्राप्त कर लेंगे। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं PDF डालूंगा। ये वीडियो के बाद PDF डल जाएगा, आप वहाँ से उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। आंसर यही आएगा। आगे आइए, दिगंशी क्वांटम संख्या परिभाषित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप इसका। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, दिगंशी क्वांटम संख्या कोणीय संवेग को बताता है। नेक्स्ट है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें संभव है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe3+, Fe0 नहीं, Fe4+ नहीं, Fe3+ जो होता है अधिकतम जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा इस वर्ड पर, गलत पहचानना है, मतलब सही वाले को मत टिक मारिएगा। आंसर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। प्रोटॉन कहता तो चल भी जाता। बात समझ में आया, ये सही है, इसको पढ़िए। यह ऋण आवेशित कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण नहीं, सही बात है। यह सभी परमाणुओं का मूल अवयव होता है, ये भी सही बात है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। नेक्स्ट है कि परमाणु के थॉमस मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकी। परमाणु के थॉमस मॉडल ने क्या अच्छा परिभाषा दिया। तो परमाणु की समग्र उदासीनता, ये सही बताया उसने। परमाणु पूरा मिलाकर क्या है, विद्युता उदासीन है, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है उसमें, इसलिए ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। मतलब मान के चलिए 10 प्लस है तो 10 माइनस भी है। नेक्स्ट है कि 2 परमाणु समभारिक कहलाते हैं। समभारिक, भारिक मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान ही ना भार होता है, तो समान द्रव्यमान होंगे। उसके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान गलत, ये गलत, ये नहीं होगा आंसर। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। कह रहा है प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान हो परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, यही आंसर होगा। कितना घुमा के दिया है, सीधा नहीं बोला है कि आपका द्रव्यमान संख्या। देखिए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान हो, यानी ये क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, यही तो आपका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। इसीलिए तो कह रहा है कि इसका योग समान हो परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो। बात समझ में आ रहा है। प्रोटॉन की संख्या भिन्न होने का मतलब ये हो जाता है कि परमाणु संख्या अलग अलग होगा लेकिन परमाणु भार एक होगा। ये देखिए, बहुत स्टार मारी, बहुत इंपॉर्टेंट घुमा के दिया, डिफिनीशन दे दिया यहाँ पे।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या का योग क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या समान हो गया और तो संभारिक हो गया। लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होने का मतलब है प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है। जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो बात समझ में आ रहा है? जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो सारा खेला न्यूट्रॉन पर डिपेंड है। तो प्रोटॉन का संख्या भिन्न होने का मतलब है कि परमाणु संख्या अलग हो गया, परमाणु द्रव्यमान सेम हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। डिफिनीशन नहीं पता वो बच्चा नहीं बता पाएगा आंसर। कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही बताना है आपका। इसका सी सही है। पढ़िए जरा। 2s कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms होती है, परंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है। 9 नंबर कहता है निम्नलिखित आयनों का समुच्चय में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को प्रदर्शित करता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ये हो जाएगा K+, Cl-, Ca2+ और Sc3+। ये जो है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को प्रदर्शित कर रहा है। पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और स्कैंडियम। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? एक परमाणविक कक्षक के बारे में कह रहा है, तो इसका हो जाएगा ये असत्य है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की न्यूनतम प्रायिकता प्रदर्शित करता है। यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। एक परमाणविक कक्षा के बारे में कहता है एकल इलेक्ट्रॉन तरंग फलन होता है। ये सही है। दिक् स्थान में इलेक्ट्रॉन का वितरण परिभाषित करती है। ये भी सही है। इसके बारे में असत्य पूछा था तो असत्य ये ठीक मार देंगे। परमाणविक कक्षा का अभिविन्यास किसके द्वारा शामिल होता है? तो आंसर कहिएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा। क्या है? परमाणविक कक्षा का अभिविन्यास किसके द्वारा शामिल होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा होता है। फोटोन के बारे में निम्न में से कौन कथन असत्य है? यहाँ ध्यान दें, निगेटिव पूछ रहा है। तो ये जो बी नंबर है कि फोटोन कोई दावारोपित नहीं करता, ये गलत है। यही आंसर हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा hv होता है। ये सही है। ठीक है। फिर कह रहा है फोटोन का सवेग hv/c होता है। ये भी सही है। दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षा में हैं, इनमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है? बताइए। तो कहिएगा प्रचक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा आप अंतर कर सकते हैं। एक तत्व Z है 114 का हाल ही में आविष्कार हुआ है। यह निम्नलिखित में से परिवार, वर्ग तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होगा। आंसर हो जाएगा पहला कार्बन परिवार Rn। इसका ये आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 की संरचना है, तो इसका हो जाएगा रैखिक है। सीधा संरचना है, रैखिक। HF, HCl तथा HBr की आबंध वियोजन ऊर्जाओं की सही क्रम क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। HF सबसे ज़्यादा पावरफुल, उससे कमज़ोर HCl, उसके बाद HBr, एक HI भी दे सकता है। P4O10 में सिग्मा आबंधों की संख्या कितना है? 16 है इसमें। टोलुइन में कितने सिग्मा तथा पाई आबंध उपस्थित होते हैं? तो 18 का कहिएगा सी। 3 पाई बॉन्ड और 15 सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसमें। 12th का ये सब क्वेश्चन है। बहुत से यौगिक जैसे कि H2O हो गया, HF हो गया, NH3 में हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ऐसे यौगिक को क्वथनांक मुख्य रूप से हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता एवं हाइड्रोजन आबंधों की संख्या पर निर्भर करता है। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांकों का घटता हुआ सही क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा H2O से कम HF, उससे कम NH3 हो जाएगा। बीस नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि क्षार धातुओं के मामले में सहसंयोजी लक्षण निम्नलिखित क्रम में घटते हैं। घटता हुआ बताना है। क्वेश्चन नंबर 20।
इसका सी करिए। MI से कमज़ोर होगा MBr, उससे कमज़ोर MCl, उस सबसे कम MF। क्लोरीन का निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक तथा सहसंयोजी आबंध दोनों रखता है? तो इसको कहिएगा NaClO4। ठीक है, NaClO4। निम्न अणुओं में से किसमें पाई आबंध नहीं है? तो 22 का आप कहेंगे, इसका भी बी ही हो जाएगा H2। इसमें पाई जो आबंध है वो नहीं है। कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा? pH 0 वाला। एक सेकेंड, हाँ 0 वाला, क्योंकि हम बताए हैं ऐसे होता है, बीच में 7 होता है, यहाँ 0 होता है और यहाँ 14 होता है। सबसे लास्ट में 14 है तो सबसे धाकर ये बेस होगा, और सबसे धाकर एसिड और ये न्यूट्रल। यहाँ 6 ऐसे ऐसे एसिड बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बेस बढ़ता जाएगा। निम्न में से किसका pH मान न्यूनतम होगा? pH मान न्यूनतम हो जाएगा आपका 1MH2SO4 का। बताइए अगला, निम्नलिखित में से किसमें मुक्त आयन उपस्थित है? एल्यूमिना में, गला हुआ एल्यूमिना में मुक्त आयन मिलेगा। निम्न अणुओं में कार्बन कार्बन बंध लंबाई की अणु में सबसे कम है, मतलब कार्बन कार्बन की सबसे कम जो बंधन कमजोर बना हुआ है वो है। तो 26 का आप कह दीजिए एथाइन। एथेन, एथीन, एथाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? एक मिनट, मैं 26 का जरा देखूं। हाँ ठीक मैंने बताया, मुझे लगा कुछ गलती तो नहीं बता। निम्न में से किस अणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा CH3, CH, CH, CH3। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 60 दिन है। 240 दिन बाद 1 ग्राम तत्व की अवशेष मात्रा कितनी रह जाएगी? 1/16 ग्राम रह जाएगा। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन के लिए PDF देख लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आज ये वीडियो, इस वीडियो के बाद ये अपलोड कर दिया जाएगा PDF इसके सॉल्यूशन के साथ। इस बुक के जितने सॉल्यूशन दिए हुए हैं इस सारे क्वेश्चन के, वो आपको मिल जाएंगे। 88RA226 से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से बनने वाले तत्व का आवर्त सारणी में समूह होगा, तो शून्य समूह उसको बोलेंगे। 30 का रहा है, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है तो चाय में कैफीन होता है। बात समझ में आया? कॉफ़ी में कैफीन और चाय में भी कैफीन। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और इमली में पाया जाता है, और अंगूर में। इमली और अंगूर दोनों में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक HCl बनाता है। NaCl बनता है, Na हो सकता है। तत्व X को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, इस तरफ रखा गया है, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्व X के लिए सही है? B कहिए इसका। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है। एक धातु और ठोस है, ये भी सही है। यह अधातु और गैस है, ये गलत है। यह अधातु और गैस है। एक सेकंड रुकिए, अच्छा क्वेश्चन है, रुक जाइएगा जरा।
ये मिसप्रिंट है, आपको पता है यहाँ थर्ड में कुछ और होना चाहिए था, सेम चीज़ दोनों में छाप दिया है। यह अधातु और गैस है, यह अधातु है और गैस है, ये सब नहीं होगा। इसमें का हटा दीजिए 3 नंबर, 2 और फर्स्ट और सेकंड सही होगा। कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये सोडियम के बारे में बात सारी लिखी गई है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। मतलब इस पर से इस पर चला या इस पर से इस पर चला है कोई चीज़, उसको द्विविस्थापन बोलते हैं। तो सिर्फ थर्ड में ऐसा हो रहा है, Br इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, मतलब I इधर आ रहा है, Br इधर जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिर्फ थर्ड। जैसे में PB है तो इसमें से क्या इधर जाएगा, कुछ नहीं, इधर से इधर आ जाएगा तो सिंगल विस्थापन हुआ। इसमें से इधर आ जाएगा तो सिंगल विस्थापन। ये तो टूट रहा है तो इसको विघटन अभिक्रिया बोलते, विघटित हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सो पूछ रहा है। दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय, यही ना अभी बताए हैं, दो अभिकारक होगा उसके बीच इधर उधर आयन हो जाता है, कुछ इधर से उधर, उधर से इधर। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? रासायनिक संतुलन मतलब संतुलित करने की विधि का नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। अंदाज लगा लगा के हम लोग करते हैं, ठीक है। एक से रुकिएगा जरा, मैं थोड़ा सही करूँ कैमरा, थोड़ा एंगल। थोड़ा सा ठीक किया। समूह 2 की धातुओं की त्रिक में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल होते हैं? इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, CaSr Ba तीनों। नेक्स्ट है आपका यौगिक X का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टल जल के 10 अणु मौजूद है। इसके विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, यानी बेस होता है। यौगिक X की पहचान कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा धोबन सोडा। जवाब दे 39 का, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। प्राकृतिक स्रोत है और अम्ल है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसका ये सही है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, और बिच्छू बूटी के चुभने वाले रोए में मेथनोइक अम्ल। यानी 39 का आंसर हो जाएगा C। 1 का B, 2 का A और 3 का C, ठीक है, याद रहिएगा। ऑक्जेलिक O से लिखा जाता है, ये टमाटर बनाएं आप, टमाटर में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल बिच्छू बूटी के चुभने वाले रोए में, और साइट्रिक अम्ल नींबू में। कटा हुआ नींबू कैसे बनता है? C लिख के बनता है ना, ऐसा ही कटा हुआ नींबू रहता है। तो साइट्रिक अम्ल C से याद रखिए। कुछ भी याद रखिए, दिमाग लगा के बट याद रखिए, एग्जाम में आता है तो। एक रिएक्शन यहाँ दिया गया है, उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 दूनी 8 यहाँ हो गया हाइड्रोजन का परमाणु, 4 यहाँ, 8 4 12, 12 3 15। उत्पाद में मतलब इधर वाला कहीं देखना है, सिर्फ 15 आंसर हो जाएगा 40 का। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? मतलब इधर से इधर आना, इधर से इधर जाना। इन दोनों में तो संभव नहीं है क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये क्या ही दे देगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ देखिए, इससे इस पर आ सकता है, इससे इस पर गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है पहचानना अगर समझ गए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, ये सही है।
इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है, ये दोनों सही है, दोनों कथन सत्य है। बी नंबर टिक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निगेटिव आपसे पूछ रहा है, इस पे फोकस करिएगा। मैं जहाँ पे अभी क्लास लेता हूँ, आप जान ले, यहाँ पे अभी आवाज़ बहुत ज़ोर से आपको गया होगा, अभी जा भी रहा होगा। ये बस है यहाँ का, सोच के देखिए, किसी कन्वेंट स्कूल का, पंजाबी में लिखा हुआ है, इस स्कूल का नाम मैं नहीं बता सकता। सोचिए इतना गंदा बस है, इतना साउंड प्रूफ, मतलब साउंड करता है, लग रहा है जब से कितना ख़राब है बस। और इतने बच्चे इसके अंदर बैठ के आते जाते हैं, ना कोई पेरेंट्स कुछ आवाज़ उठाते हैं, ना कुछ कहते हैं। वो बस कभी भी कुछ घटना का शिकार हो सकता है, लेकिन क्या करें, अच्छा नहीं लगता, गजब का है, बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? 43 का आप आंसर देंगे बी। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये है, ये है और ये। एक से रुझेगा, ये रेडॉक्स है। आंसर जानते हैं इसका क्या हो जाएगा? इसका ये नहीं है, ये यही आंसर होगा। इस कटकुट में इसमें कर दे रहा हूँ, मतलब काट दे रहा हूँ। ये सभी रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसको छोड़ के, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन हटना या ऑक्सीजन सटना, ये रेडॉक्स के अंतर्गत आता है। आप कहेंगे इसमें भी तो हो रहा है, हम कहेंगे नहीं, इसमें नहीं हो रहा है। आप कहेंगे ऐसे कैसे आप सर जान गए? तो देखिए आप ज़रा, यहाँ पे NO3 एक साथ चेंज हुआ है, तो ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग हुआ, इसके साथ था ऑक्सीजन, इधर भी रह गया, इसीलिए ये नहीं है। इसको छोड़ के सभी में है, क्योंकि सभी में ऑक्सीजन का कहीं मिलना हुआ तो ऑक्सीकरण हो गया। ये यहाँ ऑक्सीजन हटा है तो अब करण हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन हटा है तो अब करण हो रहा है, ऐसे करके। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ये सब है, बस ये नहीं है। इस क्वेश्चन को पूरा कैसे दिखाऊं, पहले इतना पढ़ देता हूँ। नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग को उपस्थिति कारण का सही व्याख्या करता है? यहाँ का पोटैटो जूस है, टर्निंग ब्लू ब्लैक टर्न हो गया, यहाँ पे आयोडीन डाला गया है, तो क्यों हुआ ऐसा? नीचे पढ़ के जवाब देना है आपको, एकदम आसान है, शायद 3, 4, 5 क्लास में ही ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा। ये एक्टिविटी कर रहा है, आलू के रस में स्टार्च होता है, आयोडीन मिलने से नीला काला हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा, स्टार्च के कारण। ये जवाब दीजिए। अच्छा है, 45 का जवाब दीजिए। लाल पत्ता को प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक, ये हो जाएगा। एक का आप डाल दीजिए सी, 2 का हो जाएगा बी, मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षारक सूचक। मेथिल ऑरेंज केमिकल से है ना, तो अम्ल क्षारक सूचक सी बोलेंगे। लेकिन लाल गोभी का पत्ता भी है, लेकिन प्राकृतिक है, इसलिए प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक। और प्याज और लौंग घ्राण सूचक, मतलब सुगंध वाला, ये इसका मतलब होता है सुगंध, तो इसका आंसर बी डाल दीजिए। कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी आपके कमेंट्स पढ़ के। एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, है कि नहीं? उजला राख गिरता है नीचे, उसकी बात कर रहा है। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। नींबू का रस पीएच मान से मैच कराना है। जठर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। नींबू का रस बहुत एसिडिक होता है, 2.2 के करीब इसको डालिए। जठर रस इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसको डालिए 1.2, ये ज़्यादा पावरफुल है, उससे ही कमज़ोर होगा। हो गया, 2 चीज़ मिल गया। इसको मिला के देखिए कहाँ पे है। 1 का सी, 2 का बी, 1 का सी, 2 का बी, ये तो आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद है 3 का ए, 3 का डी, 3 का देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होगा इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ज़्यादा पावरफुल है, सबसे पावरफुल बेस यही है, तो ये चला जाएगा 14 पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हल्का बेस है तो 10 पे आएगा, इसका आंसर सी डलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, पीएच मान अगर थोड़ा भी पता है तो बना पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया
कह रहा है क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है। इसका पहला ही हो जाएगा NaCl, सोडियम याद रखिएगा, इसी से पता चल जाएगा NaCl R2O, ऐसे करके ये रिएक्शन हो रहा है। ये क्लोर एल्कली है। क्लोर एल्कली में सोडियम का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप कहेंगे यहाँ भी तो है, बट यहाँ पे प्रॉपर ढंग से नहीं है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस तत्व का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील है और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। इसका ई आंसर डालिए, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। ये अजब गजब क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों कहीं भी नहीं है, कोई सही नहीं कोई गलत नहीं कर सकते आप। इसको देखिए, कक्षा 10 के छात्रों द्वारा 4 अलग अलग प्रयोग किया गया है। पढ़ लेते हैं क्या क्या है। नवीन ने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें मैग्नीशियम की पट्टी एक टुकड़ा डाल दिया। अब यहाँ कॉपर और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्शन होगा या नहीं आपसे पूछ रहा है। आयुष ने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को कुछ मात्रा से भरा एक बीकर लिया और उसमें प्लेटिनम के कुछ टुकड़े डाल दिए। रिएक्शन नहीं होगा, प्लेटिनम कहाँ से रिएक्शन करेगा। स्नेहा ने इसी के विलयन में कुछ मात्रा लिया और उसमें कुछ कॉपर डाल दिया। आकृति ने ये लेकर इसमें क्या डाला, चांदी डाल दिया। ये भी रिएक्शन नहीं होगा। कह रहा है इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है। विस्थापन अभिक्रिया किसका वाला होगा पाएगा, तो मैंने बताया चांदी वाला तो होगा नहीं। कॉपर है रिएक्शन तो होगा नहीं। प्लेटिनम करेगा नहीं, यानी पहला हो सकता है, यानी कौन था पहला, नवीन का हो सकता है, यानी 50 का ए आंसर हो जाएगा। ये समझना था कहाँ रिएक्शन होगा कहाँ नहीं। यहाँ पे दोस्त ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशंस के आएंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे बातें एक्स्ट्रा दिया रहता है। ये सारे किसमें के सारे चीज़ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सारे सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, 2 नंबर केमिस्ट्री का। देखिए कितना ज़्यादा है। उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करें, इसमें भी कई चैप्टर है। ईंधन, गैसीय अवस्था एवं कोलाइड, यानी फ्यूल, गैसियस स्टेट एंड कोलाइड्स, यानी 3 चैप्टर इसके अंदर भी डाला हुआ है। दूसरा नंबर चैप्टर के अंदर 3 चैप्टर, पहला में 4 चैप्टर टोटल डाला गया था। और प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का से बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।